Sobolev space. Now, suppose we put n is equal to n dash. Then rather than writing b n n dash, we just write b n, right? So this is the collection of all bounded linear of linear functions from n to n. तो उनको हम लोग लीनियर ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. अगर n और n डैश बराबर हो जाए तो okay, so this is the collection of all bounded linear operators on n, which of course is non-linear space, और तो ये लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस हुआ. अमूमन वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होता है, एक एडिशन होता है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन होता है. लेकिन दो वेक्टर स्पेस, दो एलिमेंट को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने की सुविधा नहीं होती. लेकिन यहाँ पर क्या है, जिन वेक्टर स्पेसेस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने की सुविधा हो, सेटिस्फाइंग सम यूजुअल कंडीशंस, उसको बोलते हैं अलजेब्रा. तो नाउ हियर अगर n बराबर n डैश के हो गया तो you can define the multiplication of two elements of this thing as follows. अगर t और s इसके एलिमेंट्स हैं तो दोनों को दोनों n से n डैश में ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन कंपोज देम इजीली. तो जो कंपोजिशन मिलेगा उसको हम बोल देंगे दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ t एंड s, राइट. सो दिस नाउ is also equipped with a kind of multiplication defined like this thing, right? And one easily verifies that, तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो one easily verifies that, okay, so it is easily verified that number one, अगर T, S और R तीन एलिमेंट्स हैं इसके, तो दिस थिंग इज इक्वल टू TSR. ये कुछ नहीं है, हमको पहले से ही मालूम है दैट कंपोजिशन ऑफ मैप्स इज एसोसिएटिव. वही चीज यहाँ पर कर दिया, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत तो है नहीं क्योंकि सबके सब मैप्स हैं, ये हमेशा ट्रू होता है. And then one can easily verify that TS plus R will be equal to TS plus TR. उसके अलावा T plus SR you will be able to verify easily is equal to TR plus TS. और ये भी आप वेरीफाई कर लेंगे that alpha into TS is equal to alpha T S plus T alpha S. And this is true for all TS R in beta n and for all scalars, right? So this means so all these conditions, so the non-linear space, this thing satisfies 1, 2, 3 and 4. Hence it is what is called as an algebra. बल्कि बोलते हैं in fact, ओके, दिस इज अलजेब्रा, राइट. इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं जो कि थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल है.
further for all TS belonging to this thing, one can show that ये तो आपको मालूम ही है कि नॉर्म ऑफ टी प्लस एस इज, यस बोलिए सर। ये जो आपने थर्ड पार्ट लिखा है वहां पर सर टीएस की जगह टी एस आर होना चाहिए। अच्छा, गलती लिख दिया, हालांकि फर्क नहीं पड़ता इत्तेफाक से, क्योंकि यहाँ का प्लस जो है कम्यूटेटिव है, लेकिन प्लस कम्यूटेटिव है यहाँ पर, तो चूंकि फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू आर राइट, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, देखने में सुंदर नहीं लग रहा। आई शुड राइट इट एज, ठीक तो लिखा था हमने, थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं सर। अगर ये सर आर अगर अंदर जाएगा तो टी आर प्लस एस आर। अच्छा, समझ गया हमने कहाँ गड़बड़ी की है, यहाँ गड़बड़ी की है। यू आर राइट, यहाँ हमसे गड़बड़ी हो गई, यू आर राइट। तो ये हो गया आपका एस आर, हाँ यहाँ ठीक है, राइट, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अगर दो दिए हों तो पहले से ही आपको मालूम है कि नॉर्म ऑफ टी प्लस एस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी प्लस नॉर्म ऑफ, ये तो प्लस के लिए था। अब यहाँ पे एक नई चीज पैदा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी आ गया है, सो वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग, राइट। तो ये भी जो है, दिस थिंग इज ऑल्सो लेस देन नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एस, हमको जरूरत नहीं है, राइट। So this means this is less than equal to this thing, right? Why this happens? तो आप देखिएगा कि ये जो है why this happens? ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि नॉर्म की परिभाषा के हिसाब से दिस इज सुप ऑफ टी एस एक्स सच दैट ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया नॉर्म। अब जरा इसको फिर से देखा जाए, क्या मतलब है? दिस इज सुप, ये है क्या? ये तो कम्पोजिशन ऑफ मैप्स है, दिस आई कैन रीराइट एज टी अप्लाइड टू एस एक्स, आई कैन राइट लाइक दिस थिंग, एंड दिस इज, और आपको मालूम है कि हमने लिखा था पहले कि टी ऑफ एक्स का नॉर्म is always less than norm of t into norm of x, हम लोग देख चुके थे, वो चीज यहां लगा दीजिए, x जगह पे इसको पढ़ लीजिए, भी तो एलिमेंट है, एक एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट किसका है, n का एलिमेंट, इसको x मान लीजिए। सो यू कैन सी दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू सुप ऑफ नॉर्म ऑफ t into norm of sx, और ये सुप है किस पे? दिस इज सुप ओवर ऑल एक्स जिनका नॉर्म इससे, तो इसके अंदर तो एक्स आ नहीं रहा, इसके अंदर एक्स, हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर तो एक्स का कोई रोल नहीं है। दिस इज सुप टी एस एक्स such that this thing is less than equal to 1. But what is this? यहां से लेके यहां तक क्या है? This is nothing but norm of s, which is equal to this into norm of s, right? तो ये कारण हुआ कि क्यों norm of ts is less than equal to this thing, right? तो ये जो है this forms an algebra under this definition of product, or this product also satisfies this thing, right? So ये कंडीशन के साथ, right, इसको हम बोल देते हैं कंडीशन नंबर 5, right? So Bn
is what is called a normed algebra, राइट। हमने पूरी चीज, पूरी कहानी बताई नहीं है आपको। ये मान लीजिए कोई नॉर्म्ड स्पेस है, ये कोई नॉर्म्ड स्पेस है, और मान लीजिए लेट n have a product this such that conditions like 1 से लेकर के 4 are satisfied. That means इसका क्या फॉर्म हो जाएगा? इसका फॉर्म ये हो जाएगा कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन दिस एक्स इंटू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड, यानी कि दिस इज एसोसिएटिव। ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, राइट, देन if additionally condition like 5 also holds, then this normed space is called a normed। तो ये इस संदर्भ में हमने उसको बोला नॉर्म्ड अलजेब्रा। तो कायदे से नॉर्म्ड अलजेब्रा की परिभाषा में इसका कोई रोल नहीं है। एनी नॉर्म्ड स्पेस, चाहे वो Bn हो चाहे ना हो, एनी नॉर्म्ड स्पेस जिसके अंदर प्रोडक्ट डिफाइंड है, विच सेटिस्फाइज कंडीशन लाइक दिस थिंग एंड ऑल्सो एक कंडीशन लाइक दिस थिंग। क्या मतलब हो जाएगा? फॉर ऑल एक्स वाई the norm of x into y is less than equal to norm of x into norm of y. Such a thing is called as a normed algebra. तो ये उसका स्पेशल केस है, ये इसका स्पेशल केस है। So this Bn is going to be normed algebra, right? और यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर Bn n डैश में अगर n डैश बना के स्पेस हो गया तो Bn n डैश भी बना के स्पेस होता था। इसका मतलब कि यदि ये n बना के स्पेस हो जाएगा तो ये जो है केवल नॉन लीनियर स्पेस के होने के साथ साथ ये बना के स्पेस हो जाएगा। बना के स्पेस के साथ दिस इज गोइंग टू बी ए नॉर्म्ड, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो ये सब मिलाने के बाद इसको बोल देंगे हम लोग Banach algebra. A Banach algebra is going to be a Banach space with a product in which a condition like this thing is satisfied. खैर उसकी आपकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, वो तो चूंकि दिमाग में आया तो हमने ये नाम ले लिया, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन I'll pass on to the next part. हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ओके, नाउ नया पेज स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज हमको शायद पहले ही बोल देनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी जरूरत पड़ी थी, याद आ गया। तो वो ये है कि let me call it a proposition. A linear transmission T
between non-linear space is continuous if and only if it is continuous at a point of n, or if and only if it maps bonded sets to bonded sets. तो हम लोग पास शुरू में एक रिजल्ट था जिसमें 4 तरीके थे कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करने के, कि या बॉन्डेड हो या कंटिन्यूस एट ओरिजिन हो या एक और कंडीशन थी, उनके अलावा 2 और जुड़ गई, राइट। और प्रूफ सरल है, हमको उसी वक्त बताना चाहिए था लेकिन दिमाग में नहीं आया, क्योंकि अब जरूरत है इसलिए दिमाग में आया, राइट। तो अब देखिए कि okay, so if T is continuous at some x, then T must map every convergent sequence in N which is converging to X to a convergent sequence. Then Xn converges to X in N must imply that, okay, यहाँ लिख देते हैं, that Txn should converge to Tx. ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, right? Now Xn अगर X को कन्वर्ज कर रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप ये सीक्वेंस ले लें Xn minus X, so this is going to converge to 0, right? So this is going to converge to 0, this is going to converge to 0, right? तो हम लोगों ने एक रिजल्ट प्रूव किया था, याद कीजिए, कि T is continuous if and only if it is continuous at 0, right? तो 0 पे तो कन्वर्ज कर ही रही है, 0 पे कन्वर्ज कर ही रही है. So you can see that this implies this, right? So since T is continuous, therefore it is continuous at 0. Since T is continuous at 0 also, therefore whenever a sequence converges to 0, its image should converge to the image of this thing. So T of Xn minus X should converge to T0, of course, which is equal to 0. That is T, because T is a linear transformation, I can rewrite this thing as this thing converges to 0. That is Txn converges Tx. तो एक्चुअली हमने किया क्या कि अगर देखिए उसको उससे रिजल्ट क्लब कर दीजिए कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, राइट? हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो हमने दिखा दिया कि अगर Xn X को कन्वर्ज कर रहा है तो Txn विल कन्वर्ज टू Tx. दैट मींस T मैप्स convergent sequences to convergent sequences, and therefore T is going to be continuous at any point of this thing, right? तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास क्या हो गया कि T is continuous if and only if T is continuous at 0, if and only if T is continuous at any point. ये चीज मिल गई आपको, right? अब नेक्स्ट पे आइए इसको देखने के लिए.
next, let T be continuous and S be a bounded subset of n, which means so there exists some k such that बल्कि हम चाहे तो आई कैन टेक ये ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, such that this thing is less than k for every x in s. ये तो बॉन्डेड का अर्थ हो गया, दिस इज बॉन्डेड, therefore this thing happens. हमें दिखाना है कि टी एस इज बॉन्डेड, यानी कि एस के हर एलिमेंट की इमेज का भी एक बाउंड है. नाउ for every x in this, अगर आप tx को निकालें तो हमको पहले वाले एक रिजल्ट से मालूम है कि इसकी गारंटी है दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू दिस थिंग. अब आप देखिए कि ये हमेशा फॉर एवरी एक्स, ये तो हमेशा होता है, दिस ऑलवेज ट्रू. लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, इन दिस केस now for every x this is equal to this thing, which in this case मतलब हमारा x s में है, तो x s में है तो इसका नॉर्म जो है k से कम है. इन दिस केस also implies that the norm of tx is going to be less than equal to this thing into k. Right? अब ये जो है ये तो आपका फिक्स नंबर होगा, बिकॉज इसमें जो हर x के लिए इसके अंदर तो x आ नहीं रहा, तो कोई भी x हो तो फिक्स्ड रहेगा. सो showing that TS is bounded, because you can see that this is a fixed real number, fixed नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका, क्योंकि कुछ भी उसकी वैल्यू आएगी के ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है. राइट, तो आपको दिखाई पड़ गया कि इसका हम कोई भी एलिमेंट ले लें एस का, तो टी ऑफ एक्स का नॉर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन ए फिक्स्ड नंबर. सो देयरफॉर टीएस इज बॉन्डेड. तो अगर टी कंटिन्यूअस है then it will map bounded set to bounded set. Conversely, let T map bounded sets to bounded sets. To show that T is continuous, we show that T is bounded. Bounded परिभाषा क्या थी? There exists some k such that norm of Tx is less than equal to k times the norm of x for every x. Right? वो हमको k ढूंढना है. Now suppose I put S to be equal to all elements of n
जिनका की नॉर्म जो है वो 1 से कम या बराबर है। क्लियरली एस इज बॉन्डेड, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का नॉर्म जो है 1 से एक फिक्स नंबर से एक्सीड नहीं करा, इट्स बॉन्डेड। सो बाय हाइपोथेसिस, सो टी एस must also be bonded. That is, there exists some k, हम चाहे तो इसको ही ले लें, स्ट्रिक्टली ले लें, सच दैट, तो ये बॉन्डेड है, ये बॉन्ड, तो इसके हर एलिमेंट का नॉर्म जो है इस फिक्स नंबर से कम है फॉर एवरी x in S, ये हमारे पास मिल जाएगा, right? So this thing is less than this thing. Now this thing. Okay. Now what I do is, now हमें दिखाना है कि okay, हमें दिखाना है कि T is bonded. So now take any element of n. से अब x तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हमारे पास अब x लेना उचित नहीं होगा, y ले लेते हैं। हमें क्या दिखाना है? हमें क्या दिखाना है कि नॉर्म ऑफ टी वाई इज लेस देन सम के फॉर एवरी वाई, राइट? तो अगर y 0 हो गया तब तो कुछ करना नहीं, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज टी ट्रांसफॉर्मेशन है, टी 0 0, ये भी 0 का, ये भी 0 के लिए तो बॉदर नहीं करना, राइट? सो लेट y be not equal to 0, देन हमको इससे डिवाइड करने का एडवांटेज मिल जाएगा। आई कैन डू दैट, आई एम अलाउड टू डिवाइड बाय दिस थिंग। देन दिस, इसका नॉर्म क्या होगा? इसका नॉर्म 1 हो जाएगा, तो नॉर्म अगर 1 हो जाएगा, सो दिस विल बिलोंग टू एस, दिस बिलोंग टू एस। और एस के सभी एलिमेंट्स की अगर इमेज ले अंडर टी, तो दैट इज ऑलवेज लेस देन दिस थिंग। सो इसकी इमेज हमको मालूम है कि इसके नॉर्म जो है वो तो k से कम है। दैट मीन्स आई कैन रीराइट दिस थिंग एज दिस इज इक्वल टू टी वाई बाई दिस थिंग, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाइएगा, तो आई कैन रीराइट दिस थिंग एज नॉर्म ऑफ टी वाई इज लेस देन equal to k times for every y which is in n but not equal to 0, right? इसको मान लीजिए स्टार। also star obviously holds if y is equal to 0, क्योंकि तब तो ये दोनों साथ 0 जाएगा। इसका मतलब therefore स्टार holds for every y, चाहे वो 0 हो चाहे ना हो, in this thing, that is T is bonded। हो गया आपका काम, राइट? तो आपका काम हो गया। तो अब आपको क्या मिल गया? अब आपको ये मिल गया कि कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हो गए, चाहे तो वो केवल कंटिन्यूअस सेट 0 हो, चाहे तो केवल कंटिन्यूअस सेट एनी पॉइंट हो, और चाहे तो वो बाउंडेड सेट्स को बाउंडेड सेट्स पे ले जाए, राइट? तो ये भी कारण है कि कंटिन्यूअस मैप्स को बाउंडेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट मैप्स बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट्स, राइट? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हेलो हेलो। यस सर, हो गया। ओके 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 ओके। नाउ अब जैसे मान लीजिए कि लेट n be a non-linear space. So it is a metric space also. Under the norm, under the metric induced by this norm, right? अब क्या थी वो metric? D of xy आपको याद होगा, this was defined as the norm of this thing. ये metric है, right? तो now आपको मालूम है कि two metrics are said to be equivalent अगर दोनों से इंड्यूस जो टोपोलॉजी होती है वो एक ही हो, यानी कि उन दोनों मैट्रिक्स से इंड्यूस जो ओपन सेट्स वो आइडेंटिकल हो। सो अकॉर्डिंगली टू नॉर्म्स ऑन एन। अब हमारे पास थोड़ी दिक्कत है, एक नॉर्म हमने लिखा ऐसे और दूसरे को लिख दिया हमने ऐसे। Are said to be equivalent if their induced matrix are equivalent. That is, the open sets given by their induced matrix are the same. अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हैं, कैसे पहचाने? ये तो बड़ा टेढ़ा रूट हो जाएगा। पहले उनके मैट्रिक निकालें, फिर उनके ओपन सेट्स निकालें, फिर देखें कि है कि नहीं, राइट? तो उन सब का एक शॉर्टकट है, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको चेक करना आसान हो जाएगा दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है कि नहीं, राइट? सो द रिजल्ट says and this is pretty simple to prove that norms this and this on a linear space n are क्या हो रहा है आज हमको, आई एम राइटिंग, are equivalent if there exist positive real numbers, मान लीजिए m और m उनको लिख देते हैं, such that for every x in n, m times the norm of x under the first norm is less than equal to the norm of x under the second norm
which term is less than equal to the other m, capital M times the norm of x under the first norm. Right? So this is quite easy to prove, as you will realize after the proof is complete. Right? तो हम क्या करते हैं कि denote the non-mirror spaces this and n एक ही है लेकिन नॉर्म अलग अलग है by n1 and n2 respectively. Right? Let t from n1 to n2 लिख n1 n2 है लेकिन है क्या दरअसल ये भी n है ये भी n है दोनों n है. Let this be the identity map on n. तो क्या करता है किसी भी एलिमेंट को हु बहु उसी पे भेज रहा है. नो चेंज. इसको दिमाग में रखिएगा. राइट? लेट तो चूंकि एंटी मैप है 1 on 2 होगा. लेट t इनवर्स जो कि n2 से n1 में होगा बी इट्स इनवर्स. ठीक है. तो ये इसका इनवर्स है. देन so now these and these are equivalent. हम आपको कुल डेफिनेशन याद दिला रहे हैं. if the open sets यानी कि पहले मीट्रिक बनाए फिर मीट्रिक से ओपन सेट निकालें. राइट? the open sets given by these are identical. The family of open sets which this will give and the family of open sets which this will give, they turn out to be exactly the same families. Right? So this means अभी हम okay, so this and this are identical. They are identical. If and only if T and T inverse are continuous. क्यों? देखिए अगर ओपन सेट्स आइडेंटिकल हो गए तो एज टॉपोलॉजिकल स्पेस या सिमेट्रिक स्पेस दोनों में कोई अंतर नहीं होगा. तो आपको मालूम है कि एंटी फंक्शन जो होता है फ्रॉम वन टॉपोलॉजिकल स्पेस या वन सिमेट्रिक स्पेस इटसेल्फ इज ऑलवेज कंटीन्यूअस. ये भी कंटीन्यूअस आएगा, ये भी कंटीन्यूअस हो जाएगा. तो उस केस में ओपन सेट भी आपके आइडेंटिकल हो गए तो दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल नहीं लिखना चाहिए था. सो फॉर दीज आर आइडेंटिकल. ये टर्म गलत है, क्या लिखना चाहिए था? इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट if and only if these and these are continuous. यार आपके continuous होने चाहिए. Right? So this means now
T is continuous means, ये तुम पहले देख चुके हैं कि T is bounded. T is bounded. And T is bounded means there exists some K such that this is लेस देन, और अच्छा हमको यहाँ पर हमने यहाँ पे m ले लिया है, तो हम आगे का ध्यान में रखते हुए आई थिंक इट इज बेटर अगर हम बजाय k के इसको कैपिटल M लिखते हैं, ये तो हमको बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा. सो देयर एग्जिस्ट सम real number m such that this thing is less than equal to m times such that for every x in n1. अब देखिए ये जो है, ये t जो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, तो ये यहां पर जो नॉर्म है ये n2 को नॉर्म है, सो आई शुड राइट हियर n2. इस पे ध्यान दीजिएगा, ये किसका नॉर्म है, n1 का, दिस इज n1. ये हो जाएगा आपका, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, राइट. सो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस. अब चूंकि इसका ध्यान रखिए कि हमने लिखा t जरूर है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है t एंटी मैप है, तो tx is actually equal to this thing, so I can write this thing as, that means x2 is less than equal to m x1 for every x. चाहे n1 लिखे चाहे n लिखे, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है. ये आपको मिल गया, राइट, आपको ये मिल गया, राइट. एंड दिस मीन्स हम इसको m को नीचे ले आते हैं, 1/m हो गया. दिस मीन्स दैट हाउ डू आई राइट इट. अच्छा, अब इसको बाद में करेंगे. ऐसे आप देखिए, likewise T inverse is continuous means T inverse is bounded. So there exists some K such that Tx is less than equal to K this thing for every x. चाहे n1 लिखे चाहे n2, क्या फर्क पड़ता है. तो T इनवर्स हम यहां लिखेंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, T इनवर्स कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, तो T इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज गोइंग टू बी हियर. तो यहां पर हो जाएगा आपका 1, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा. इसका ध्यान रखिए, राइट, इसका ध्यान रखिए. और फिर ध्यान रखिए कि T इनवर्स भी एंटी मैप है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 is less than equal to K times x2 for every x in M, for x every x. अब this means, this will imply, हमको लिखना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ देयर एक्सिस्ट लिखा था ना, तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था देयर एक्सिस्ट. यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, यहाँ लिखा ही हुआ, यहाँ भी लिखना चाहिए देयर एक्सिस्ट. This property, and this I can write as x 1/k is less than for every x, right?
which is same thing as, इसकी जगह हम लिख देते हैं स्मॉल m. This is less than this. ये भी क्या था, ये 2 था, I'm sorry, ये 2 था, 2, right? तो हम यहां लिख देंगे there exists m such that where m is another name for 1 by k. ये जो यहां लिखा हुआ था इसको हमने 1 by k लिख दिया. अब सबको क्लब कर दीजिए. किसको क्लब कीजिए? आप इसको क्लब कर दीजिए, इसको क्लब कर दीजिए और इसको क्लब कर दीजिए, इसको क्लब कर दीजिए. तो ये वाला x2 जिससे, so I can write hence we have found m such that m this is less than this, which is less than this thing as required. So they are equivalent if and only if this happens. और उसको एनालाइज किया आपने करते करते यहाँ पहुंच गए. इफ एंड ओनली इफ यू कैन फाइंड m स्मॉल एंड कैपिटल M विद दिस प्रॉपर्टी, जो कि आपको यहाँ प्रूव करना था. तो ये आपका एक टेस्ट हो जाएगा, ये आपका टेस्ट हो जाएगा कि व्हेन आर टू डिफरेंट नॉर्म्स ऑन द सेम लीनियर स्पेस आर इक्विवेलेंट, तो आपको ऐसे m और m' मिल जाएंगे. दिस विल गारंटी दैट दे आर इक्विवेलेंट. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हेलो. यस सर, हो गया. हो गया. ओके, सो नाउ we are about to prove the first of the 3 most important theorems in functional analysis. वो ये है कि उसको बोलते हैं the Hahn-Banach थ्योरम. तो इसको 2 लोगों ने प्रूव किया था अलग अलग, इनको मालूम नहीं था. इन्होंने वो रिजल्ट प्रूव किया, उन्होंने वो रिजल्ट प्रूव किया, राइट. सो ये 2 लोग हैं, राइट. तो ओके, ये हान इनका नाम था. ये स्टीफन बनाख, एक पोलिश था और एक जर्मन उस वक्त. ओके, सो हान-Banach थ्योरम. तो व्हाट डज इट से? It says something about functionals. तो जैसे आपको याद होगा कि अगर V is a vector space over F, तो V से F के बीच में अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है from V to F, तो आपको याद होगा this is also called ए लीनियर फंक्शनल. याद है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा बीएससी में, या सिर्फ और जस्ट फंक्शनल, ये भी पढ़ा होगा आपने. बल्कि आपने भी प्रूफ किया होगा कि V स्टार द सेट ऑफ ऑल लीनियर functionals on V is a vector space. ये भी पढ़ा होगा आपने, और भी पढ़ा होगा आपने कि अगर V फाइनल डायमेंशनल है तो ये भी फाइनल डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशन बराबर होती है. और V के अगर वो बेसिस दिए हो तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी मिल जाएगी, उसको बोलते हैं डुअल बेसिस. अक्सर लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं. आई डोंट नो आपने कैसे, जैसे भी डिनोट किया हो, राइट. तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि
n is a normed, हम लोग इसको प्रूव तो नहीं कर पाएंगे, कल देखेंगे, normed linear space over f. और याद कीजिए f was allowed to be either this thing और c. अब यहां पर अलग अलग के लिए अलग अलग प्रूफ देना पड़ेगा, राइट? अभी तक तो काम चल जा रहा था, कुछ भी मान लीजिए काम चल जा रहा था. तो देन so this is a vector space, this is a vector space, so we can talk about linear functionals on n. That means linear transformation from n to f. f ये भी हो सकता है, f ये भी हो सकता है. We can talk about these things. Right? So this says that if I take for example, if I take n r p or this, depending on whether f is r और c. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? This is the collection of all bonded linear transformations from n to r. R is also a vector space over itself. ये हो जाएगा from n to c. तो एक्चुअली ये हो जाएगा आपके का, this is a collection of linear functionals, bounded linear functionals. This is a collection of, right? This is the collection of bounded linear functionals, right? तो कहना चाहिए हमको bounded linear functionals, लेकिन अक्सर लोग आदत पड़ गई कि अगर केवल फंक्शनल बोलते हैं इसका मतलब है they are bounded linear functions from here to here, right? तो इनको डिनोट करते हैं, this is denoted as b star n, right? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि n इज ए नॉन लीनियर स्पेस ओवर r है कि c है. हम दोनों केस में इसको ऐसे लिखेंगे, राइट? और इसको बोलते हैं called the conjugate of n. अब हम जल्दी बता दें करते क्या है. करना क्या है कि if f belongs to b and r, या हमने गलती लिख दिया. if m is a subspace of n and f belongs to b m r, then there exists f star from n to r such that f star of m is equal to f and the norm of this is equal to the norm of this thing. तो ये तो हो गई आपकी हानबनाक थ्योरम, राइट? हानबनाक थ्योरम वो कहती है कि अगर आपने इसका कोई भी सब स्पेस ले लिया और f कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शन है फ्रॉम दैट सब स्पेस टू r, यानी कि ये अगर आपका सब स्पेस है,
ये n में कंटेंड है, तो यहां से यहां तक आपके पास ये f ले लिया आपने, तो ये तो छोटा है, सब स्पेस है, ये इससे और बड़ा है, इससे बड़ा है, इसी के अंदर कहीं m समाया हुआ है। ये कहता है कि अगर ये केवल यहां से यहां तक दिया है तो पूरे पूरे n पे आई कैन डिफाइन समथिंग विच आई डिनोट एज f स्टार, ठीक है, जो कि जिसका रिस्ट्रिक्शन टू m इज सेम थिंग एज f, राइट। तो इसको बोलेंगे दिस एक्सटेंशन। तो बोलचाल की भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि एवरी बाउंड्री लीनियर फंक्शनल ऑन ए सब स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू द होल स्पेस। दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ हाल्मोनिक थ्योरम व्हिच वी शैल स्टार्ट प्रूविंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको केवल संक्षेप बताया क्या था क्या। प्रूफ ऑफ कोर्स पहला एक प्रूफ मिलेगा जो कि कठिन है, काफी कठिन है इनफैक्ट, राइट, बट एटलीस्ट स्टेटमेंट बहुत छोटा है कि एवरी बॉन्ड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम ए सब स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू द होल स्पेस, दैट इज ऑल। So you can leave the class and we'll meet now. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Bye. Okay.